नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाब के आम किसानों की बात सुनाऊंगा। किसानों के नेताओं की बातें हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन आज मैंने दूर दराज गांव में रहने वाले कई किसानों से बात की और उन्होंने चौंकाने वाली बातें बताई। किसानों ने बताया कि कैसे किसान आंदोलन को भड़काने के लिए, किसानों को उकसाने के लिए किस किस तरह की साजिश रची जा रही है, कितने हैरान करने वाले झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने जो सबूत दिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे साबित होगा कि पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के लोग भोले भाले किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक लाने के लिए, उन्हें धरने पर बिठाने के लिए कैसी कैसी तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों की नेचुरल डेथ हुई है उनकी लाश की फोटो लेकर पंजाब के गांव में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह शख्स दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गया। किसानों ने बताया कि दावा किया जाता है कि किसान मर रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। किसानों को सिक्खी का हवाला दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेफ्ट पार्टीज के लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं और जो लोग इस तरह की बातों का विरोध करते हैं उन्हें कौम का दुश्मन बताकर उनके सामाजिक बहिष्कार की अपील की जाती है। और यह सब हो रहा है किसान आंदोलन के नाम पर। और ये सब हरकतें वो लोग कर रहे हैं जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। ये बातें पंजाब के गांव के किसानों ने मुझे बताई हैं। पंजाब के कुछ ऐसे किसानों ने जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं अपनी आवाज उठाई है। कुछ किसानों ने तो मुझे वीडियो भेजे, किसान आंदोलन पर अपनी बात कही है। इन किसानों की बात सुनकर मैं भी हैरत में पड़ गया, आप भी हैरान रह जाएंगे। पंजाब के किसानों ने बताया कि किसानों को सिक्खी का वास्ता दिया गया। बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुगलों से जमीन छीनकर हमारे पुरखों को दी थी, अब मोदी सरकार पुरखों की जमीन छीनकर कंपनियों को दे रही है। अब सड़क पर नहीं उतरे तो सड़क पर आ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। सिक्खी का वास्ता है, यह कहा गया। मोदी सरकार का विरोध करो। इन किसानों का दावा है कि यह आंदोलन कोई 1-2 दिन या 2 हफ्ते की तैयारी के बाद शुरू नहीं हुआ। पंजाब के गांव में वामपंथी दलों के लोग पिछले 5 महीने से इस आंदोलन की हवा बना रहे थे, किसानों को भड़का रहे थे। पंजाब में वामपंथी दलों के लोग कृषि कानूनों के इस्तेमाल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे पास में हैं, लेकिन मैं आपको संगरूर के किसान विजेंद्र सिंह की बात सुनवाना चाहता हूं। इनकी बात इसलिए क्योंकि चाहे वो छोटे किसान हैं, लेकिन बड़ी समझदारी से सारी बात समझाई है। किसान विजेंद्र सिंह ने कहा वो बहुत हिम्मत करके अपनी बात कह रहे हैं। वामपंथी दलों का इतना खौफ है कि किसान सब कुछ देखकर भी खामोश हैं, क्योंकि अगर कोई हकीकत बयान करता है तो लेफ्ट पार्टीज के वर्कर्स लोगों को भड़काकर विरोध करने वाले का सोशल बॉयकॉट करवा देते हैं। विजेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब के किसान वामपंथियों के बहकावे में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कम्युनिस्ट नेताओं ने इन कानूनों को सिखों की इज्जत से जोड़ दिया। जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे हमारे जो ये मालवा बेल्ट है, संगरूर, बरनाला, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, ये जो पूरी मालवा बेल्ट है, इसमें जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनका मतलब अच्छा खासा दबदबा है, उनका अच्छा खासा जोर है। और वो सारी की सारी जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो ज्यादातर जो लेफ्टिस्ट पार्टी है अपनी, उनसे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो शुरू में जब किसान आंदोलन पास हुआ तो इन लोगों ने मतलब कहना शुरू कर दिया, गाँव गाँव में प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये मोदी जी ने काले कानून बना दिए हैं और ये हमारी मतलब खेती को नष्ट कर देंगे, हमारी जमीनें कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देंगे, हमारी जमीनें खोलेंगे। शुरू में हमें भी लगा भी अच्छा ये बात है, तो ये तो मोदी जी ने बहुत गलत किया है, तो फिर हम भी मतलब इनके साथ हो लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तो मतलब धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि उनका मतलब थोड़ा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके साथ मतलब बंदे काफी इकट्ठे हो गए हैं। और इसमें फिर जो पंजाब की जो लोकल पार्टियां हैं उन्होंने भी मतलब जो उन्होंने भी सहयोग करना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे मतलब ये जो मूवमेंट बढ़ता गया, तो हमें लगा
लगा यार मतलब कोई इसको थोड़ा बहुत पढ़ देखा तो जाए, जो कानून इतना रोला मचा रखा है, इतना मतलब इसमें इसकी बात कर रहे हैं जिसको, तो हमने देखा फिर धीरे धीरे मतलब पता लगा कि ये जितनी बात कर रहे हैं उतना नहीं है। हौले हौले फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगी कि नहीं, ये लोग रोला ज्यादा मचा रहे हैं। इन्होंने ट्रैक ट्रुक जाम करने शुरू कर दिए। शुरू में इनके साथ पब्लिक नहीं आई, बाद में फिर इन्होंने सिखिज्म का मुद्दा चुक लिया कि भाई सिखों के नाम पे, क्योंकि जो ये मालवा बेल्ट है ज्यादातर सिखों का एरिया है सारा, तो उन्होंने सिखों का नाम चक लिया भाई। सिखों के नाम पे मतलब लोगों को इकट्ठा करने लगे कि ये तो हमारी होंद का सवाल है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने और 10वें पातशाह ने जितना अपने सारे मुगल भजाए थे, मुगलों से हम नहीं डरे थे, तो ये मोदी क्या चीज है, मोदी को तो हम इसकी तोड़ पे गोडा रख के मतलब इसकी गर्दन पे हम घुटना रख के और इसको मुद्दा मार देंगे, इसको हम छड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मतलब लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। फिर किसानों के नेताओं की बात तो हम हर रोज सुनते हैं। आज मैंने सोचा आपको किसान के परिवार के, पंजाब के साधारण किसान की बात सुनवाऊं। विजय सिंह संगरूर के रहने वाले हैं, 2 भाई हैं, इनके पास 15 किले जमीन है, इस पर खेती करते हैं और इसके साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। असल में विजेंद्र कई दिन से अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन माहौल देखकर खामोश रह जाते थे। आज वो खुलकर बोले और इतनी समझदारी से बात की कि किसान आंदोलन की पूरी असलियत खोलकर रख दी। विजेंद्र सिंह ने बताया कि लेफ्ट लीडर्स गांव-गांव घूमे, किसान बिल के खिलाफ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किया और इसके बाद एमएसपी पर लोगों को भड़काना शुरू किया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो सिक्खी का वास्ता दिया। विजय सिंह ने बताया कि वामपंथी दलों के नेताओं ने किसानों से आंदोलन के नाम पर पैसा भी लिया। प्रति एकड़ 200 रुपए के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया गया। इसी पैसे का इस्तेमाल दिल्ली में आंदोलन खड़ा करने के लिए किया गया। हमारे गांव में सर मैं खुद बताता हूँ, हमारे गांव के कामरेड का जो लीडर है, इधर जो लेफ्ट वाली पार्टी का जो लीडर है, गांव का किसान का जो मेन हेड बना फिरता है सर, उसने गांव में सर पर एकड़ के हिसाब से मतलब 200 रुपए इकट्ठे करवाए हैं सर। 200 रुपए पर एकड़ के हिसाब से इकट्ठे करवाए हैं और लाखों रुपए चंदा लेके और वो दिल्ली गए हैं सर ट्राली भर के, ठीक है। और इधर गांव में मतलब 2.5 रुपए की एक बोतल, खाली बोतल पानी की सर उसने ली है और उसको पानी भर भर के उसमें और 20-20 रुपए की वो बोतलें दिखा दी। ऐसे मतलब गांव को भी ये चूना लगा रहे हैं सर। और जितने भी इनके लेफ्ट के कैडर है, ज्यादातर लेफ्ट का कैडर वहां बैठा है सर। किसानों को, किसान भी वहां बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता किसान नहीं बैठे, किसान बैठे हैं, लेकिन वो ज्यादातर किसान वो बैठे हैं जिनको मतलब पिंडों में से ऐसे होका दे लेके है, वो चलो अपनी तो होंद का सवाल है, होंद, ऐसे मतलब लोगों को वो ले गए हैं सर। होंद का सवाल होता है मतलब सर कि मतलब अपनी इज्जत का सवाल आ गया सर। अपनी होंदता मतलब होंद के आगे तो कुछ भी नहीं है सर। मतलब जमीर जिसको हम कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं कि जमीर का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी पगड़ी का, हमारी मान मर्यादा और ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें। तो लोगों को लग गया यार अच्छा अपने मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी मतलब किसी तो नहीं डरे, अपने 10वें पातशाह किसी तो नहीं डरे, ये मोदी चीज ही की है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ने मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ने छुड़वा के और हमारे मतलब पूर्वजों को दी थी, और अब ये मोदी खो गया, अंबानी अडानी और टाटा बिरला इनको देगा, तो ये मोदी की हिम्मत कैसे होगी। और ऐसे कर करके मतलब उन्होंने इसमें सिखिज्म का जो है वो एक तरीके से तड़का लगा के और फिर पब्लिक को वहां इकट्ठा किया है। और पब्लिक मतलब वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कह के किसी को आप अपने पीछे लगा सकते हो, और ये इस तरह से फंडिंग कर रहे हैं सर। विजय सिंह गांव में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, खुद छोटे किसान हैं, लेकिन जो बातें बता रहे थे वो बहुत बड़ी हैं, जमीनी हकीकत है जो लोग दिल्ली में बैठकर लोगों को आसानी से पता नहीं लग सकती। विजय सिंह ने कहा भोले भाले लोगों को भड़काने की साजिश हो रही है। जिन लोगों की नेचुरल डेथ होती है उनकी लाश को भी सड़क पर रखकर प्रदर्शन होता है। किसानों को बताया जाता है कि किसान आंदोलन के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। फिर लाश के फोटो और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिससे किसानों का सपोर्ट हासिल किया जा सके। जो किसान आंदोलन में बोल रहे हैं कि लोग शहीद हो रहे हैं, हाँ हम लोग भी किसान हैं, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि किसान इतने शहीद हो गए, गांव में किसी में नेचुरल मौत हो जाती है। अब नेचुरल मौत तो किसी की भी हो जाती है, कोई बीमारी से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई कैंसर से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई किसी भी कारणवश मर जाता है, कोई बुजुर्ग मर जाता है, कोई मर जाता है, उसको वहां ले जाके धरने में रख देते हैं और बोलते हैं कि ये तो शहीद हो गया। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अभी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां प्रदर्शन हुए थे इनको अभी पीछे 4-5 दिन पहले, उनमें पिंड के 2 लोग मर गए थे, बुजुर्ग मर गए थे, उनको ले जाके वहां डीसी ऑफिस के सामने रख दिया। बोलते हैं
हैं, ये तो इधर प्रदर्शन में आए थे, प्रदर्शन में शहीद हो गया और उसकी रात को मौत हो चुकी थी, नॉर्मल नेचुरल मौत हो चुकी थी, उसको ले जाकर रख दिया। ऐसे ये दिल्ली आंदोलन में कर रहे हैं कि नॉर्मल मौत हो जाती है, उसको बोल देते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दो, उसकी संपत्ति शहीद का दर्जा दो और साथ में नौकरी दो, और ये इस तरह की डिमांडें रख रहे हैं। ये इस तरह इनके लोग शहीद होगा, ये ऐसे दर्जा दिलवा रहे हैं ये लोग। विजय सिंह चूंकि किसानों के बीच में रहते हैं, गांव के लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनको जो बातें पता है वो शायद यहां बैठे लोगों को पता नहीं चलेगी। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि पंजाब में जो आढ़तिये हैं वो इस आंदोलन को फाइनेंस कर रहे हैं। दिल्ली में जो धरने पर लोग बैठे हैं उसके लिए सारे इंतजाम आढ़तियों के पैसे से हो रहे हैं। आढ़तिये किसान की फसल खरीदते हैं, उनको सरकार से जो कमीशन मिलता है वो करीब 4000 करोड़ है। इसलिए आढ़तिये नहीं चाहते नए कानून लागू हो, इसलिए वो किसानों को फड़का रहे हैं और उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में 1990 से हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत पहले से हो रही है। हम पिंडों में जमीन ठेके पे लेके करते हैं, वो जो एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और ये कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर तुम्हारी जमीन खोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिदा 15 किले साढ़े आप देखो हमारे आप के पास है और हम 20-25 किले और मतलब ठेके लेके खेती करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो जिसके साथ हमारा मतलब ठेका मुक्का है वो हमारी जमीन ही खोलेगा, इस तरह की कोई गल नहीं है। फिर इन्होंने सबसे ज्यादा रोड़ा मचाया, जो सबसे ज्यादा ये रोड़े मचाने जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी जमीनें हैं, जिनकी 80-80, 90, 100 किले जमीन है उनके, और आड़त में भी उनका उन्हीं का दबदबा है। जो पंजाब मंडी बोर्ड टैक्स है 8.5%, वो क्या करती है, जो पंजाब गवर्नमेंट तकरीबन 4000 करोड़ रुपए उसको पर ईयर की कमाई होती है। तो वो क्या करती है पंजाब में रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब सड़कें बनाना, पिंडों की गांवों की सड़कें बनाना, ऐसे वो रूरल के लिए खर्च करती है। लेकिन वो खर्च हो नहीं पाते। ये जो ऐसे ऐसे पदों पर चेयरमैन होते हैं, जैसे पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हो गए और ब्लॉक लेवल पर हो गए, अलग अलग लेवल पर वो जो पद बनाए जाते हैं और उनमें ये ऐसे लोग खा जाते हैं। तो किसानों के नाम पर, और ये सारे के सारे ज्यादातर लेफ्ट पार्टियों के जो लीडर इसमें बने हुए हैं। और इनमें जो एक बहुत बड़ा लीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी 2017 में इधर पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी, उसका सपोर्ट किया था इसने। सबसे बड़ा जो इनका लीडर बना हुआ है। मैं विजेंद्र सिंह की हिम्मत की तारीफ करूंगा। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक पार्टियों में जो कुछ हो रहा है, नेता किसानों को कैसे भड़का रहे हैं, ये सब उन्होंने बिना डरे बेखौफ होकर इंडिया टीवी को बताया। लेकिन विजेंद्र सिंह के पास कहने को काफी कुछ है। उन्होंने बताया कि लेफ्ट पार्टीज के गांव में जो लोकल लीडर्स होते हैं वो किसानों को आंदोलन की साइट पर पहुंचाने का काम करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वहां जाओगे तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, वहां पर म्यूजिक सुनने को मिलेगा, अच्छे बिस्तर का इंतजाम है और रोड जाम करने पर पुलिस लाठी भी नहीं चलाएगी। बात तो सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि जो वहां किसान आंदोलन धरने पर जो लोग बैठे हैं उनको पता नहीं, बात सबको पता है, पूरे देश को पता है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से वहां फंडिंग हो रही है और जिस हिसाब से मतलब एक नैरेटिव बना के मतलब लोगों को इकट्ठा किया गया है ना, तो लोग सोचते हैं, मेन बात ये थी, लोग 8-10 घरों में मतलब ऐसे बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, जॉब जाब वाले सब मतलब घरों में आगे बैठ गए थे। तो हमारे पिंड से भी जैसे जो लोग जाते हैं ना, वो ये कह के नहीं जाते दिल्ली में धरने में, अभी भी हमारे गाँव से ट्रालियां जाती है, तो वो ये कह के नहीं जाते हम किसान आंदोलन के समर्थन में जा रहे। वो कह रहे ओ यार उत्थे टाइम पास हो जाना, थोड़ा बहुत खाना पीना लंगर फ्री का मिल रहा है, अच्छे बिस्तरे गद्दे हैं सोने के लिए, ठीक है, उधर पैर दबाने की मशीन आई हुई है, ठीक है, अच्छा, और दारू की पेटियां तक मुफ्त मिल रही है सर। मैं वीडियो पाई है मेरे एक दोस्त ने, कल मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें दारू फ्री में शराब मिल रही है, ठीक है। तो लोग यहाँ से ये कह के जाते हैं जत्थे बना के ट्रालियों में भर के कि चलो वहां टाइम पास हो जाएगा, चंगा पुलिस ने कोई लाठीचार्ज वगैरह कुछ करना नहीं है, चंगा आप इतनी पब्लिक है, पब्लिक के साथ एंजॉय करेंगे, गड्डी पे बूफर लगा के बड़े बड़े म्यूजिक सुनते हैं और रात को वहां उधर कचहरी मचाते हैं सर। ये काम है जो ये दिल्ली प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे पिंड के लोग हैं, वो उनको 2 ट्रक शराब आए हैं, हमारे पिंड के लोग वहां, गांव के लोग वहां गए हुए हैं ट्रालियां लेके धरने प्रदर्शन में, उनको 2 ट्रक शराब आए हुए हैं, एक पेटी शराब दी जा रही है। ये सारी बातें चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। कल मैंने आपको पंजाब के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई थी जिनमें कुछ लोग मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनकी बिजली सप्लाई ठप कर रहे थे। आज विजेंद्र सिंह ने बताया कि ये काम भी लेफ्ट के लीडर्स के इशारे पर किया जा रहा है। गांव में और आसपास शहरों में जो टावर तोड़े जा रहे हैं, जो ये किसान जत्थेबंदियों, किसान संगठनों के नाम पर जो ये लोग इकट्ठा हो रखे हैं, ये ज्यादातर संगठन लेफ्ट वालों से जुड़े हुए हैं। जो ये लाल झंडे वाले लोग हैं ना, दाती हथौड़ा लाल झंडे वाले लोग, इनसे जुड़े हुए लोग हैं। और
उन्हीं के मतलब ज्यादातर उसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो मतलब एंटी इंडिया है। मैं एंटी मोदी नहीं कहूंगा, क्योंकि मोदी का कोई सपोर्ट करो ना करो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एंटी इंडिया लोग हैं जो मतलब टावर तोड़ रहे हैं, इधर कनेक्शन खराब कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरह की मतलब सारी उनके तारे काट रहे हैं। और ये ज्यादातर लोग उन्हीं कामरेड लोगों के बंदे हैं। उन्होंने वहां दिल्ली से मैसेज भिजवा दिया है कि आसे पास अपने जितने भी संगठन है उनको सबको इकट्ठा करो, और ये जियो वगैरह की और सबकी सिमें बंद करो, इनका जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है ये बंद करो, शॉपिंग मॉल बंद करो। तो ज्यादातर ये उन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं। लेकिन समस्या इससे में सबसे ज्यादा समस्या आम आदमी को हो रही, आम बंदे को हो रही है, जिसके बच्चे बेचारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या फिर ऑनलाइन नेट यूज करते हैं, जो मतलब डाटा यूज करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज्यादा। इन लोगों ने कनेक्शन काट दिए हैं बस। ये भी वही लोग हैं गांव में, इन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रधान बना रखे हैं, लेफ्ट वालों ने अपने जो वामपंथी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना रखे हैं, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर बना रखे हैं, फिर गांव-गांव पिंड-पिंड के लेवल पर इन्होंने अपने मतलब बंदे बना रखे हैं। बठिंडा में, लुधियाना में, मोगा में, पटियाला में, तमाम शहरों में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी तस्वीरें मैंने आपको कल भी दिखाई थी। विजय सिंह की ये बात गौर करने वाली है कि अगर वामपंथियों की दुश्मनी जियो से है, रिलायंस से है, तो रिलायंस का विरोध करें, जियो की सर्विसेज न लें, लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं जो आजकल नेट के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल टावर तोड़ने से, उनका बिजली का कनेक्शन काटने से बच्चों का नुकसान होगा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की पुलिस को उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है कि मोबाइल टावर्स को निशाना बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन लोगों को क्लियर मैसेज दिया जो आंदोलन के नाम पर दंगा कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर मोबाइल टावर को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सियासत से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार का, किसी पार्टी का नहीं होता, ये देश की संपत्ति है और आंदोलन का मतलब देश को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कम्युनिस्टों ने किसान आंदोलन का सहारा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कैसे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है, इसको लेकर कुछ सवाल तो उठते हैं। जरा सोचिए, पंजाब में जियो के टावर्स तोड़ने से किसका फायदा होगा? रिलायंस जियो पहली भारतीय कंपनी है जिसने अगले साल 5G नेटवर्क लॉन्च करने का ऐलान किया है। अगर ये नेटवर्क आया तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना की टेलीकॉम कंपनियों को होगा। पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर, अमेरिका और जापान जैसे देश मिलकर टेलीकॉम में चीन को पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं। जियो टावर्स को तोड़कर, उनकी बिजली काटकर अल्टीमेटली किसका फायदा होगा? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्वामी रामदेव के बिजनेस पर भी हमला किया है। क्या सिर्फ इसलिए कि स्वामी रामदेव ने खुलकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का विरोध किया था? क्या इसकी वजह यह कि स्वामी रामदेव के सामान से फॉरेन ब्रांड्स को भारी नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा चोट चीन के प्रोडक्ट्स को लगी है? क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां इस बात को नहीं समझते
कि जब पंजाब में रेलवे ट्रैक्स को रोका गया तो उसका सीधा असर लद्दाख तक हमारे जवानों की सप्लाई लाइन पर पड़ा। जब चीन की सीमा पर टकराव है, तनाव है, तो ऐसे काम करने से किसका फायदा होगा? अब यह तो कोई सीक्रेट नहीं है कि डोकलाम संकट हुआ तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर से चोरी छुपे मिले थे। गलवान हुआ तो राहुल गांधी ने अपने देश की सरकार पर सवाल उठाए थे। वो बार बार कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसी बातों से भला किसका फायदा होता है? कम्युनिस्ट पार्टियों का इतिहास तो जग जाहिर है। मुझे याद है 2017 में डोकलाम में जब चीन से टकराव हुआ तो सीपीएम ने कहा कि भारत ने दलाई लामा को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर चीन को इरिटेट कर दिया। 2020 में जब गलवान में टकराव हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब सवाल यह, ऐसे बयानों से किसका फायदा होता है? ऐसी बातें कहने वाले, ऐसे काम करने वाले किसका फायदा चाहते हैं? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन के पीछे वामपंथी नेताओं का चतुर दिमाग है, कम्युनिस्टों के काडर की मेहनत है, आड़तियों का पैसा है और कांग्रेस का सपोर्ट है। और सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में जहां जहां वामपंथी दलों की थोड़ी बहुत जमीन है, वहां ये लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए किसानों को ढाल बना रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ पंजाब से लेकर बिहार तक यही दिखा रहे हैं। बिहार के पिछले इलेक्शन में सीपीआई माले ने अच्छा प्रदर्शन किया, 16 विधायक जीत गए। आज इसका असर पटना में दिखाई दिया। पूरे पटना में लाल झंडे दिखाई दिए। किसान के नाम पर लेफ्ट का काडर नारेबाजी करता हुआ पटना पहुंचा। लाल सलाम वाले लोग लाल झंडे लेकर राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट था और नारेबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही थी। हालांकि पुलिस ने डाक बंगला चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, बैरिकेड लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की जिद पर अड़े तो पुलिस ने इन्हें पीछे खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और इन्हें वापस गांधी मैदान की तरफ दौड़ा दिया। हिंदुस्तान में कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसने बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। किसने बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। इतनी सर्दी में सड़क पर झंडे लेकर पैदल चलते गरीब लोगों को चलते देखकर दुख तो होता है। ये जमीन से जुड़े लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। ये लोग वामपंथी नेताओं के बहकावे में आकर पटना चले आए, पुलिस से भिड़ गए। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा लेफ्टिस्ट नेता पुलिस की लाठी खाने आगे नहीं आया। सिंघू बॉर्डर पर भी हर जगह वामपंथी झंडे दिखाई देते हैं, कार्यकर्ता दिख रहे हैं, किसान दिख रहे हैं, लेकिन नेता नहीं दिखते। मजे की बात यह है कि जो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी ये मानते हैं कि कृषि कानूनों के बारे में उन्हें वामपंथी दलों के नेताओं ने ही समझाया। कम्युनिस्टों के किसान संगठन भारतीय किसान सभा ने यह बात बताई। हालांकि इस तरह के सवाल किसानों से पूछना बड़ी बात है, क्योंकि किसानों को वामपंथियों ने घेरा हुआ है। जब भी किसी न्यूज चैनल का कोई रिपोर्टर बात करता है, उससे सवाल पूछता है, तो नारेबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे संवाददाता पवन नारा ने धरने पर बैठे लोगों से बात की। कुछ लोगों ने उन नेताओं के नाम भी बताए जो उन्हें दिल्ली के बॉर्डर तक लेकर आए। किसी ने कहा कि किसान सभा के लोग उन्हें लाए, कुछ लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैसेज पढ़कर वो आए। ये जो किसानों के जागरूक संगठन है, जो किसानों के जागरूक संगठन है, किसानों के लिए काम करते हैं। देवेंद्र शर्मा जैसे जो अखबारों में लेख लिखते हैं, योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं, रान मल्ला जैसे जो लोग हैं, वो किसानों के लिए लगातार काम करते हैं। उन्होंने वो लोगों के पास लेके गए हैं कि तुम्हारे किसानी को बेचा जा रहा है, किसान को खत्म किया जा रहा है, अंबानी को देश बेचा जा रहा है। ये इतना तो हम समझने लगे हैं। जब किसानों को पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। आप गांव से उठ के आगे किसान के लिए बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, तो किसान हर बार नहीं उठ के आता। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि गांव में कोई बताने आया था, कैसे संदेश पहुंचा
किसान के लिए संदेश तो किसान ही पहुंचाता है, और तो कोई पहुंचाता नहीं है। सरकार तो पहुंचाती नहीं है। सरकार ने तो अपने तीनों कानून लागू कर दिए। उस टाइम किसान को बुलाया तो नहीं, उसने बुलाया तो नहीं किसान को। तो आपके गांव में कोई बाहर से किसान आए थे? कोई किसान नेता है, किसान मजदूर है, कोई भी है, कहीं से सुना तो उसने बात एक के आगे की, दूसरे ने दूसरे के आगे की, तो ऐसे इकट्ठे होकर किसान चले। अच्छा। सर आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? आमेर तहसील से हैं। आमेर तहसील से। हाँ। तो आप कैसे यहाँ पहुँचे? जयपुर से आप यहाँ आ गए, तो क्या संदेश आप तक पहुँचा? क्या सोच समझ के आए? हमारे तो बताया था हनुमान जी बेनीवाल ने। हनुमान जी बेनीवाल ने? हाँ जी। क्या बताया? क्योंकि किसानों को वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर चलना है और वहाँ धरना देना है गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए बुलाया। इसलिए? हाँ तो जी। कमी क्या नजर आई? क्या आपको बताई गई इसमें कमियां जो आपको लगा कि सही बात कह रहे हैं? वो तो सही बात कर रहे हैं कि अपन को कल ने मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। अपन बहुत सर्दी से तो पैसे जमीन में पैदा करते हैं और फिर भी अपन को मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर अपन क्या करेंगे। ये बात उन किसानों की है जो धरने पर बैठे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सड़क पर बैठे हैं और उन्हें सड़क पर लाने वाले नेता अपने घरों में हैं। जो नेता किसान आंदोलन का रुख तय करते हैं, किसानों की तरफ से सरकार से बात कर रहे हैं, किसानों की तरफ से मांगों का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वो दिल्ली में सरकारी बंगलों में बैठकर बयान दे रहे हैं। हन्नन मौला बड़े वामपंथी नेता हैं, सरकार से बातचीत की दिशा तय करते हैं, लेकिन वो किसानों के बीच कम जाते हैं। आज उन्होंने कहा कि सरकार से कल बातचीत तो होगी, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलेगा इसकी उम्मीद नहीं है। हन्नन मौला की लाइन तय है। उन्होंने बता दिया, अगर सरकार ने किसानों की बात मान ली तो क्या करेंगे, अगर किसानों ने की बात सरकार ने नहीं मानी तो क्या करेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है, ये जो हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया। हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे, और नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो वो कमेटी और एक फैसला करेंगे। वो निर्भर करता है सरकार का क्या रवैया होगा। अब ये बात तो सही है कि इस बात की पूरी प्लानिंग है कि कल बात हो पर नतीजा ना निकले। इस बात की पूरी तैयारी है कि टकराव हो और बात बिगड़े। इसलिए बात शुरू हो इससे पहले ही साल के आखिरी दिन लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। आज कुछ नेताओं ने मुझे बताया कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी तक तो कम से कम खींचा ही जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भारत में मेहमान होंगे तो इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन लेने की कोशिश की जाएगी। ये उसी तरह की चाल है जो डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के वक्त की गई थी। मोदी के विरोधियों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि मोदी की इमेज वर्ल्ड लीडर की बने। इसलिए बार बार ऐसे मौके तलाशे जाते हैं जहां नरेंद्र मोदी की बदनामी दुनिया के मीडिया के सामने की जा सके। लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना के संकट को टैकल किया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। कोरोना के नए खतरे की आहट और कोरोना से लड़ने की तैयारी पर पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। लोगों के घर में झांकना छोड़ी। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। सन 2020 में चीन ने दुनिया को सबसे बड़ी टेंशन दी और भारत ने कोरोना की वैक्सीन को सबसे बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया। रात की खबर यह है कि हमारे देश में कोरोना के नए केसेस का नंबर तेजी से घटा है और 6 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 24 घंटों में कोरोना के नए मरीजों की फिगर 16,000 के करीब रह गई। लेकिन दूसरी खबर चिंता बढ़ाने वाली है। हमारे देश में भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पहुंच गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हमारे मुल्क में हो गई है। सरकार ने इस बात को कंफर्म किया कि ब्रिटेन से हमारे देश लौटे 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इस तरह के 3 मामले कर्नाटक में सामने आए,
जबकि 2 मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन हैदराबाद की लैब में कंफर्म हुआ। चिंता की बात यह है कि कोरोना का नया वायरस तेजी से फैलता है। आज ही ब्रिटेन से खबर आई कि एक दिन में वहां कोरोना के नए 41,000 मरीज मिले। पिछले एक हफ्ते से लगातार ब्रिटेन में रोज 35,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। साइंटिस्ट ये तो कंफर्म करते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन वैज्ञानिक ये अभी पूरी तरह नहीं बता पा रहे कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले कमजोर है या ज्यादा खतरनाक। स्टडी बताती है कि नए स्ट्रेन ने प्रभावित इलाकों में कोरोना 300% तक बढ़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना के आम स्ट्रेन के मुकाबले नया स्ट्रेन 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। हमारे देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 केस मिलने के बाद सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई है। नए स्ट्रेन का पता लगाने की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए स्ट्रेन की स्क्रीनिंग के लिए देश भर में 10 बड़ी लैब्स का एक कंसोर्टियम बनाया है। हम जो सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें 6 केसेस कम से कम दिख गए हैं और अभी और काम चल रहा है। सो दिस वेरिएंट हैज ट्रैवल्ड बट आल्सो टू इंडिया एंड देयरफॉर दिस वेरिएंट, this particular virus strain may have its own run and we have to be very careful, very careful. सावधानी से हटने का मतलब ही नहीं होता। और एक कंसोर्शियम बनाया गया है इंसाकॉग, जिसका एक्रोनिम रखा गया है कि 10 लेबोरेटरीज में जो बेस्ट लेबोरेटरीज हैं, दुनिया की बेस्ट लेबोरेटरी से कंपेयर करती हैं, वहाँ पे हम मिलके काम करेंगे। जहाँ लोकेटेड हैं वहाँ के एरिया को करेंगे कवर और दूर के एरियाज को भी बांट लिया गया है, ताकि कहीं से भी जब जीन सीक्वेंसिंग करनी है तो वो पहुंचाई जा सके तेजी से और रिपोर्टिंग हो। और इसके एसओपी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और ये कहा गया है कि जो ट्रैवलर्स आए हैं, अभी वाले, पुराने वाले, आगे भी जो भी पॉजिटिव आएंगे, शुरुआत में हम कम से कम 5%, 1 out of 20 of those specimens will be tested for UK variant। सरकार सतर्क है, सावधानी बरत रही है, हर तरह के इंतजाम कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए वो खुद लापरवाही कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा हजारों लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सरकार के रडार से गायब हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन से लौटे हैं। ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में पिछले दिनों ब्रिटेन से 3,426 लोग आए थे। 23 नवंबर से 24 दिसंबर तक ब्रिटेन से दिल्ली और अमृतसर पहुंची फ्लाइट्स में 1,604 लोग अमृतसर और 1,822 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। केंद्र सरकार ने इसकी पूरी जानकारी पंजाब सरकार को भेज दी, लेकिन पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट 3,426 में से सिर्फ 1,000 लोगों को ट्रेस कर पाया। महाराष्ट्र में भी नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा है, क्योंकि पुणे में ब्रिटेन से लौटे 542 में से 106 लोग गायब हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 526 लोगों के नाम, पते, फोन नंबर और ईमेल की लिस्ट महाराष्ट्र की सरकार को दी गई है, लेकिन 106 लोग ऐसे हैं जिनका पता गलत निकला, फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ईमेल के जरिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। पुणे में जो लोग गायब हैं उनमें से ज्यादातर टूरिस्ट या एजुकेशनल वीजा पर आए हैं। ब्रिटेन से राजस्थान में लौटे 17 लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जयपुर के हेल्थ डिपार्टमेंट से गायब लोगों की लिस्ट पुलिस को दे दी है। 23 और 24 दिसंबर को ब्रिटेन से 811 लोग राजस्थान पहुंचे थे। इनमें से 333 लोग जयपुर के थे। इनमें से 17 लोगों से अब तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। हाल के दिनों में ब्रिटेन से आए यात्रियों पर खास नजर है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों के दौरान 2018 लोग ब्रिटेन से आए थे। इनमें से 1500 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इन लोगों के कांटेक्ट में आए 16 दूसरे लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। ब्रिटेन से आए इस नए खतरे को लेकर सबके मन में चिंता है, सबके मन में सवाल है कि वायरस का नया अवतार कितना खतरनाक है। इस पर कोरोना वैक्सीन का असर होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब आज भारत सरकार के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने दिया। राघवन ने बताया कि फिलहाल जो वैक्सीन मार्केट में है या जिन पर ट्रायल चल रहे हैं
वो नए स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव होंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता भी वैक्सीन में डेवलप कर दी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस में चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या और प्रॉपर्टीज में बदलाव आ सके। एक चेंज ऐसा है जो जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर आती है, एक रिसेप्टर से अटैच करके अंदर जाती है। इस अटैचमेंट की एफिनिटी वो जो लगान जो है वो ज्यादा कर देती है, इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकती है। दूसरा चेंज ऐसा है, उससे जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं। और तीसरा एक ऐसा चेंज है जो सेल के अंदर जाने के लिए वायरस को वो प्रमोट करती है। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है। अब सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक कोरोना से जंग का सवाल है तो तैयारी पूरी है, वैक्सीन आने वाली है और उम्मीद करनी चाहिए कि जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका प्रोटोकॉल तैयार है, अब रिहर्सल हो रही है। 4 राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव की मॉक ड्रिल चल रही है। आज अहमदाबाद में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के दौरान हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद थे। निर्णय ने बताया कि सबसे पहले बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसे वैक्सीनेशन रूम में वैक्सीन दी जाएगी और अगले 30 मिनट तक वैक्सीन लेने वाले को ऑब्जर्वेशन रूम में मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा दिन है आज, और गुजरात में राजकोट और गांधीनगर में एक साथ ये ड्राई रन चल रही है, करीब 15 से ज़्यादा सेंटर्स में। और इसमें आज जो ये ड्राई रन का जो सेकेंड फेज है, इसमें एक्चुअल रिहर्सल चल रही है वैक्सीन की, जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा जो बेनिफिशरीज हैं वो मौजूद हैं। प्रोसीजर वही है, वैक्सीन ऑफिसर यहाँ पे रहेगा नंबर 1, जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेगा यहाँ जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनका, और उसके बाद फिर उनका डेटा वगैरह यहाँ मैच किया जाएगा, पूरा उनका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो दूसरे बेनिफिशरी हैं उसका जो नंबर आएगा उसे वैक्सीनेट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ इस रूम में मैं आपको बता दूँ तमाम प्रकार की जो सुविधाएँ हैं वो भी मौजूद हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे पहले से तैयार की हुई, यदि इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है, और ये आप देख सकते हैं वैक्सीन कैरियर है, इसके द्वारा वैक्सीन यहाँ लाई जाएगी। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है। यहाँ जो बेनिफिशियरी होगा उसे वैक्सीन दी जाएगी, और वैक्सीन देने के बाद मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रूम बना हुआ है। ये देखिए जो ऑब्जर्वेशन रूम है, तमाम जो बेनिफिशियरी होंगे उनको यहाँ पे आधे घंटे तक वेट करना है। इनसे पूछा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन इनको है या नहीं। ये सारा रियल टाइम एक एक्सरसाइज चल रही है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वैक्सीन देने में कितना टाइम लग रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि तैयारी पूरी है, बस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने का इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के सिर्फ 16,432 नए मामले सामने आए। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे जिन शहरों में हालत सबसे ज़्यादा खराब थी, सबसे ज़्यादा खौफ था, अब उनमें हालत बहुत बेहतर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 703 नए केस मिले, जबकि मुंबई में 24 घंटों के दौरान 537 और अहमदाबाद में सिर्फ 170 कोरोना के नए केसेस मिले। 6 महीने बाद ऐसा हुआ है कि जब देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2,70,000 से भी कम रह गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आज कहा गया कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत तो है। जो एक्टिव केसेस हैं देश में वो 6 महीने के बाद 2,70,000 से कम हो गए हैं और लगातार घट रहे हैं। जो डेली न्यू केसेस हैं वो देश में 17,000 से भी कम हो गए हैं 6 महीने के बाद।
तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 25 जून को 16,922 मामले थे देश में और अब 16,432 मामले रिपोर्ट किए गए। तो जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है और ये डिक्रीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे यूएसए, यूके, रशिया और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्बत एक इंक्रीज देख रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के नए स्ट्रेन का टेंशन परेशान करने वाली चीज़ तो है, लेकिन इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोरोना के स्ट्रेन में अब तक 17 म्यूटेशन हो चुके हैं। इस बार जो बदलाव हुआ है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और अच्छी बात है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी काम करेगी। इसलिए जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी वही है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बार बार हाथ धोइए। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ बिल्कुल मत जाइए। और सावधान रहना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इससे आप सुपरस्टार रजनीकांत से सीख सकते हैं। रजनीकांत ने अपने फैंस के डिमांड पर, जनता के डिमांड पर राजनीति में आने का ऐलान किया था। उन्होंने पार्टी का ऐलान भी कर दिया था और लोगों से कहा था वो राजनीति में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वायरस हुआ। रजनीकांत खुद अपनी हेल्थ से परेशान है, वो किसी तरह रिस्क नहीं ले सकते। उनकी इम्यूनिटी सप्रेस की गई है क्योंकि उनका एक ऑपरेशन हुआ था। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए ये सीखने की ज़रूरत है। सेहत है तो सब कुछ है, बाकी चीज़ें बेमानी है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कोरोना से अपने आप को बचा कर रखें। एक और बड़ी खबर आज पश्चिम बंगाल से आई। ममता बनर्जी ने बोलपुर में रोड शो करके बीजेपी को जवाब दिया। आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत दिखाई। बोलपुर में ममता बनर्जी ने उसी जगह रोड शो किया जहां होम मिनिस्टर अमित शाह 20 दिसंबर को रोड शो कर चुके हैं। बीरभूम के बोलपुर में अमित शाह का रोड शो 1 किलोमीटर लंबा था। जवाब में ममता ने करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर खुलकर प्रहार किया। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल में नफरत वाली सियासत को बढ़ावा दे रही है। बंगाल दौरे के वक्त अमित शाह ने एक आदिवासी के घर में खाना खाया था। इसे ममता ने आदिवासियों का अपमान बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेता 5 स्टार होटल से खाना मंगवाकर आदिवासी के घर में बैठकर खाते हैं, इसलिए बीजेपी के दिखावे में मत आना। ममता बनर्जी ने एक और काम किया। ममता बनर्जी उस बाउल सिंगर को अपने साथ मंच पर लेकर आई जिसके घर में अमित शाह ने खाना खाया था। वासुदेव बाउल से जब पूछा गया आप किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करते, हमारे लिए सब अच्छे हैं। এবং এটা আমার বড় পাওয়া আজকে যে দিদিকে আমরা কাছে পেয়েছি, বাউল সম্প্রদায়রা এবং এখানকার জনগণরা সবাই দিদিকে কাছে পেয়েছি
এইটাই আমাদের বড় আনন্দ। এই যে অমিত শাহজি আপনার ঘরে এলো, আজকে আপনি মমতা দিদির সাথে মিছিলে হাঁটলেন, মঞ্চে উঠলেন, লোকে তো আপনাকেও অনেক সময় অবিশ্বাস করবে। এবার দেখুন, আমরা বাউল, আমরা সবারই সঙ্গে আছি, সবারই সঙ্গে আছি। দিদি আমাদের আপন, দিদি আমাদের দেখছে। অমিত শাহ খুব গুণী মানুষ এবং খুব বড় মাপের মানুষ। উনি আমার গান শুনে গেছেন, এই বাউল গান, তার জন্য আমরাও ধন্য হয়ে গেছি। আমরা বাউল, কোনো পার্টিতে নেই, কোনো পার্টিতে নেই। ঈদ মাজারে গাইলেন, অমিত শাহ এলো তখনও গাইলেন, তখন আমি এই একই গান। ঈদ মাজারে কে আসলে, অমিত শাহ না মমতা দিদি? ধরুন, বাউল গানের দর্শন তো এটা ভাবতে পারেন ভগবানকে, ভাবতে পারেন সমস্ত মানুষকে। এটা একটা ভালোবাসার, একটা আবেগের কথা। এটা ममता बनर्जी बोलपुर में रोड शो कर रही थी तो शुभेंदु अधिकारी ने नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर से खरदा तक करीब 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो निकाला। जिस इलाके में कोई बीजेपी का नाम लेने से डरता था, आज उसी नॉर्थ 24 परगना में जय श्री राम के नारे लगे। ममता बनर्जी की भाषा से ही पता चलती है। उनके भतीजा क्या बोलते हैं, हमारे नाम से गुंडा है, ये है, सारे आम। ये कौन सा संस्कृति में है, कौन सा कल्चर में इसका है? इसलिए वो अपना जवान को संभाले, अपने पार्टी और सरकार को संभाल के रखे। लोकतंत्र में उनका काम का विरोध करने का, आलोचना करने का हक है हमें। अब वो लोगों के हित में ये बात हम करेंगे। अगर पुलिस से, डंडा से और केस का डर दिखा करके हमको बंद करने का प्रयास करेंगे, वो संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक मास लीडर हैं, बड़ी नेता हैं। उन्हें चुनौती देना आसान नहीं है। वो लगातार अमित शाह को जवाब दे रही हैं, लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि उनको जवाब देने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता ही आगे आ रहे हैं। और अगर ममता बनर्जी के पार्टी के नेता उनको छोड़कर जाते हैं तो ममता का गुस्सा तो बढ़ेगा, और जब ममता का गुस्सा बढ़ेगा तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसा भी करेंगे, और ये पश्चिम बंगाल में काफी दिन तक देखने को मिलेगा। आज एक अच्छी खबर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आई। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया को 5 दिन के टेस्ट में चौथे दिन ही हरा दिया। इस जीत के साथ 4 टेस्ट की मैच सीरीज में भारत ने 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर समेट दिया था। इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी में अजिंक्य रहाणे की सेंचुरी और रविंद्र जडेजा की हाफ सेंचुरी की बदौलत 326 रन बनाए। पहली इनिंग के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त बनाई थी, और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 200 रनों पर ढेर कर दिया और आज 8 विकेट से मैच जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। कृषि कानूनों को लेकर कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें राउंड की बातचीत होगी। कोरोना की वजह से मार्च से बंद मुंबई और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कल से फिर पटरी पर दौड़ेगी। जमीन घोटाले के सिलसिले में महाराष्ट्र के एनसीपी नेता एकनाथ खड़से कल ईडी के सामने पेश होंगे। कल का दिन धर्म कर्म की दृष्टि से भी विशेष है। पंचांग के मुताबिक कल साल की आखिरी पूर्णिमा है। इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है।